नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर यूपी में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सीएम योगी ने ली टीम 9 की बैठक। औद्योगिक गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी, जीवन और जीविका बचाने के लिए प्रतिबद्ध सीएम योगी ने ये बातें कही है। और इसी भावना से आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नीति अपनाई जाएगी। आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिल रही है। 31 मई तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को विस्तार दे रहे हैं। तो 31 मई तक उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। एक बार आपको फिर से बता दें, टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और इसलिए यह कर्फ्यू जारी रहेगा। तो संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिल रही है और 31 मई तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को विस्तार दे रहे हैं। औद्योगिक गतिविधियां पहले की तरह सब जारी रहेगी, लेकिन आंशिक रूप से जो कोरोना कर्फ्यू है वो लगातार 31 मई तक जारी रहेगा। टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें। और एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एसके वाजपेयी, वाकई में जो कोरोना कर्फ्यू है उससे बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो रफ्तार मिल रही थी कोरोना केस की, उसमें जो बहुत कम अब देखने को मिल रही है। फिर से फैसला लिया गया है, क्या फैसला लिया गया है? कानपुर मंडल के दौरे से लौटने के बाद टीम 9 के साथ बैठक की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू के जो दिशा निर्देश हैं, जो नियम हैं, वो पूरी तरीके से लागू रहेंगे। हालांकि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियां, मेडिकल संबंधी कार्य और वैक्सीनेशन जिस तरीके से चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को लेते समय कहा कि कहीं ना कहीं हमें इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कोरोना को काबू करने में मदद मिली है और इस वजह से हम आगे भी आंशिक कर्फ्यू ले रहे हैं। हम लोगों के जीवन के साथ जीविका को भी देख रहे हैं। तो निश्चित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लोगों को राशन वितरण, साथ ही साथ में जो सहायता राशि 1000 रुपए गरीबों को देने की घोषणा की है, निश्चित है कि उस बारे में भी मुख्यमंत्री ने बताया। और अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो निश्चित है कि पिछले 2 हफ्तों से जब से लगातार कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, कहीं ना कहीं इस कर्फ्यू से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कोरोना को काबू करने में मदद भी मिली है। हालांकि अगर हम अप्रैल के महीने को देखेंगे तो 35 से 40 हजार प्रतिदिन एक्टिव केसेस निकलकर सामने आ रहे थे, वो अब मात्र 6 से 7 हजार प्रतिदिन आ रहे हैं। पिछले अगर हम 5 दिन 6 दिन का आंकड़ा देखेंगे। बिल्कुल। एसके वाजपेयी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, यूपी में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें क्या पहले जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है आपके कर्फ्यू में? बिल्कुल, जो पुराना कोरोना कर्फ्यू अभी तक चल रहा था उसके सभी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। हालांकि अगर हम दोनों सप्ताहों की बात करें तो उसमें भी जो आवश्यक सेवाएं थी, जो मेडिकल सुविधाएं थी, उसके अलावा जो होम डिलीवरी की व्यवस्था थी, जो औद्योगिक गतिविधियां थी, उनकी छूट पहले भी मिली हुई थी, वो छूट अभी भी लागू रहेगी। और जहां तक शादी बारात या इस तरीके के किसी समारोह का सवाल है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही शासनादेश जारी कर चुकी है कि एक समय में सिर्फ 25 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। तो वो दिशा निर्देश जो पिछले 2 कर्फ्यू से लगातार लागू है, वो इस 31 मई तक भी उत्तर प्रदेश में लागू रहेंगे। उसके अलावा कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलाव नहीं किया है। ये कर्फ्यू आंशिक होगा, जिसमें जिन चीजों को अनुमति मिली है, जिसमें आबकारी विभाग की लाइसेंसी दुकानें खोलने की भी अनुमति पिछले कर्फ्यू में उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी थी, तो वो भी लगातार जारी रहेगी। बाकी कोई नया बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस कर्फ्यू में फिलहाल नहीं किया गया। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि 31 मई तक आंशिक रूप से कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। तो वहीं लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश में बृहद वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी के निर्देश। 1 जून से पूरे प्रदेश में 18 से 44 आयु के नागरिकों के लिए टीकाकरण किया जाएगा। 18 से 44 वर्ष के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में अब तक 1,27,26,977 लोगों ने पहली डोज ले ली है। 33,32,714 लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। और एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, उत्तर प्रदेश खासकर वैक्सीनेशन को लेकर सबसे आगे है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम इस वैक्सीनेशन को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में वृहद वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय दिया है। जहां पहले उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल समेत 23 जिलों में यह अभियान चल रहा था, अब 1 तारीख से यह अभियान पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों में शुरू हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना डाटा भी जारी किया है, जिसमें जो 18 से 44 वर्ष तक के लोग हैं, उनको अब तक 10 लाख ऐसे लोगों को इस क्राइटेरिया में जो आते हैं उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, जो कि पूरे देश में हम कहें नंबर 1 है। उसके अलावा अगर हम प्रदेश भर के
अब तक कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो 1,27,26,977 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जिन्होंने पहली डोज ली है, वही दूसरी डोज 33,32,000 लोगों ने ली है। और कुल अगर इस आंकड़े को देखेंगे तो 1,60,59,691 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन करा लिया है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को चला रही, कहीं ना कहीं उसको और बृहद तरीके से 1 तारीख से लागू किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों पर वैक्सीनेशन सेंटर की सुविधा दी जाएगी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन जिलों में अभी तक वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ था, उन जिलों में भी 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। तो लगातार आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की जो नई रणनीति है उसमें हर किसी को वैक्सीन लगाना जरूरी है और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। कल बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चित्रकूट मंडल का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम कल झांसी और बांदा का दौरा करेंगे। बांदा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी किसी गांव का भी दौरा कर सकते हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, सीएम योगी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। अब तक 12 मंडलों का दौरा कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसके बाद फिर बताइए, मुख्यमंत्री का क्या प्रोग्राम है कल का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक उन्होंने 12 मंडलों का भ्रमण कर लिया है। आज कानपुर जो कि 12वां मंडल था भ्रमण के तौर पर, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे। मंडल के अलावा जो आसपास के जिले हैं उनमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। कल वो 13वें मंडल जिसमें बांदा और साथ ही साथ में झांसी का भी दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बुंदेलखंड का ये पहला दौरा मुख्यमंत्री का होगा, जिसमें सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री झांसी पहुंचेंगे, जिसके बाद 3:30 बजे उनको झांसी का दौरा खत्म करने के बाद बांदा पहुंचना है, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज और इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी स्थलीय स्थिति को जानेंगे। उसके बाद वो बांदा जाएंगे, जहां बांदा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण है। उसके अलावा वो किसी गांव का भी दौरा कर सकते हैं। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में अप्रैल के महीने में बनी थी, कहीं ना कहीं उनका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। आखिर कौन से ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने चीजों को पूरी तत्परता से नहीं पूरा किया, जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां हुई थी, जिसको लेकर 62 नोडल अधिकारी भी पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में तैनात हैं। उनकी रिपोर्ट और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री के खुद के निरीक्षण चल रहे हैं, इन सभी निरीक्षणों और समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट पर लखनऊ में मंथन होगा। हालांकि ये 13वां और 14वां जो मंडल होगा जहां मुख्यमंत्री कल पहुंच रहे हैं, तो निश्चित है कि उन दोनों मंडलों के अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री की बैठक होगी और कल ये सुबह 9:30 बजे से दौरा मुख्यमंत्री का शुरू हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वह माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मांगी मृतक शिक्षकों की डिटेल। आपको बता दें कि मंडलीय संयुक्त और उप शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर डिटेल मांगी गई है। कोरोना से मृत्यु होने वाले सभी शिक्षकों कर्मियों की लिस्ट मांगी गई है। सभी माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मियों का डिटेल मांगा गया है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मृतक शिक्षकों की डिटेल मांगी गई है। मंडलीय संयुक्त और उप शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर शिक्षकों यानी कि मृतक जो शिक्षक हैं उनकी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। कोरोना से मृत्यु होने वाले सभी शिक्षकों कर्मियों की लिस्ट मांगी गई है। सभी माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मियों का डिटेल मांगा गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना में जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है खासकर ड्यूटी के दौरान, उन सब की डिटेल मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं। खबर एटा से। एटा जिला जेल के जेलर से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जेलर से सीएम का फर्जी ओएसडी बनकर अवैध वसूली का प्रयास किया गया। ओएसडी दयाशंकर सिंह बनकर जांच के नाम पर वसूली का प्रयास जेलर कुलदीप सिंह भदौरिया ने 20 मई को कराया था। मामला दर्ज और इस मामले में एसटीएफ ने आरोपी प्रमोद दुबे, प्रदीप श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। राधेश्याम कश्यप और अतुल शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। तो खबर एटा से है। एक बार आपको फिर से बता दें कि एसटीएफ ने आरोपी प्रमोद दुबे, प्रदीप श्रीवास्तव को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एटा जिला जेल के जेलर से अवैध वसूली का यह मामला है। आगे बढ़ते हैं। खबर पीलीभीत से। पीलीभीत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई की गई है। L2 कोविड जिला अस्पताल में नहीं चल रहा वेंटिलेटर। सीएमएस डॉक्टर रतनपाल सिंह तत्काल प्रभाव से निलंबित हुए। कार्रवाई के बाद पीलीभीत के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तो कोरोना में ड्यूटी में अगर लापरवाही
की जाती है तो तुरंत कार्रवाई होती है और ऐसा ही हुआ है पीलीभीत में, जहां पर सीएमएस डॉक्टर रतनपाल सिंह तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। कार्रवाई के बाद पीलीभीत के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल पीलीभीत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निलंबित किया गया है। इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। L2 कोविड जिला अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं चल रहा था। सीएमएस डॉक्टर रतनपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इस कार्रवाई के बाद पीलीभीत स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, इलाज में लापरवाही बरती गई है। L2 कोविड जिला अस्पताल में वेंटिलेटर जो नहीं चल रहा था और इस बात को लेकर सीएमएस डॉक्टर रतनपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। शादी होने के बाद युवती गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद जब युवक उसे अपने घर लाया तो लड़की को पता चला कि लड़का दूसरे समुदाय से है। लड़की ने वहां से किसी तरह भागने की कोशिश की, लेकिन उसको जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। उसको घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया। कुछ समय बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म भी दिया। महिला का कोई भी सुनने वाला नहीं था। महिला ने इसकी शिकायत फिलहाल पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उसके पति को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के तहत जेल भेज दिया है। ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। एक लड़की है अर्चना नाम की, जो मुरादनगर की रहने वाली है। उसके साथ शेखपुरा निवासी सलीम उर्फ सोनू, जिसने अपना नाम सोनू बताकर उस लड़की को बहला फुसलाकर पहले उससे शादी की। उसके बाद 2 बच्चे होने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। जब इस लड़की को पता लगा कि ये सोनू नहीं, इसका नाम असली सलीम है और ये हिंदू धर्म का नहीं है, मुस्लिम इसका धर्म है, तो इस लड़की ने इसका विरोध किया तो इसने दूसरी शादी कर ली। अब ये लड़की यहाँ पर थाने में आई है। हमारी प्रशासन से मांग है कि उस दोषी के खिलाफ धर्मांतरण व लव जिहाद का मुकदमा पंजीकृत कर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। ये मामला लव तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मामला सहारनपुर का है, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल 2 साल पहले इस लड़की की शादी हुई थी। इस लड़के के साथ आरोप है कि इस लड़के ने अपने धर्म को छुपाकर फिर शादी किया, यानी कि झांसा देकर। आगे बढ़ते हैं खबर पीलीभीत से, जहां पर दहेज न देने पर लड़के वालों ने तोड़ी शादी। लड़की के पिता ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। लड़के वालों ने बुलेट और 2 लाख की मांग की थी। पहले 4 लाख नगद और दहेज का सामान भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद फिर से जब मांग बढ़ने लगी तो शादी टूट गई। पहले 4 लाख नगद और दहेज का सामान दिया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। बागपत पहुंचा पंजाब विमान हादसे में शहीद पायलट का पार्थिव शरीर। आपको बता दें कि पैतृक गांव पुसार में कुछ ही देर में पायलट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बागपत के पुसार गांव के रहने वाले हैं शहीद अभिनव चौधरी। आगे बढ़ते हैं खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां बिलासपुर स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प किया गया है। बिलासपुर पहुंच लोग ले सकेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। रबुपुरा और जहांगीरपुर स्वास्थ्य केंद्र का होगा कायाकल्प। ग्रामीण क्षेत्रों में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प किया गया है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह की मदद से बिलासपुर केंद्र को और भी खूबसूरत बनाया गया है। वह हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल दुजाना पर इनाम घोषित किया गया है। बादलपुर पुलिस ने घोषित किया है 5,000 रुपये का इनाम। मार्च में गवाह को धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। मार्च महीने से पुलिस टीम लगातार हिस्ट्री शीटर की तलाश कर रही है। फरार गैंगस्टर अनिल की जानकारी देने वाले को 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। थाना बादलपुर में एक मुकदमा लिखा गया था धारा 506 के अंदर, जिसमें अभियुक्त अनिल नागर उल्फ अनिल दुजाना है। इनके ऊपर पूर्व में बहुत मुकदमे हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर। ये हिस्ट्री शीटर भी हैं और गैंग लीडर भी हैं थाना बादलपुर से। ये अभी वांछित चल रहे हैं उस मुकदमे के अंदर। डीसीपी सेंट्रल द्वारा इनके ऊपर 5,000 रुपये का
इनाम घोषित किया गया है और सभी से अनुरोध है कि इनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास है तो वो थाना बादलपुर पे जल्द से जल्द संपर्क करें और सहयोग करें इनकी जल्द अरेस्टिंग कराने पे। आगे बढ़ते हैं खबर नोएडा से, जहां पर बेखौफ बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है। आपको बता दें कि तिलपताबाद में युवक को बंधक बनाकर जमकर पीटा गया है। बदमाशों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया और वायरल किया है। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। बदमाश खुलेआम गांव में घूमते हुए दिखाई दिए। सेक्टर 93 स्थित गांव गेझा तिलपताबाद का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नोएडा की तस्वीर है, जहां पर सेक्टर 93 स्थित गांव गेझा तिलपताबाद का यह मामला है, जहां पर एक युवक की बंधक बनाकर उसकी पिटाई की गई है। बेखौफ बदमाशों ने इस युवक की पिटाई की। फिलहाल वीडियो बनाकर उसे वायरल किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो बदमाश खुलेआम गांव में घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने किसी प्रकार की कोई अब तक कार्रवाई नहीं की। आगे बढ़ते हैं खबर मेरठ से, जहां पर कमिश्नर के माध्यम से मिलेंगे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन। प्राइवेट अस्पतालों को भी मेडिकल कॉलेज से मिलेंगे इंजेक्शन। मेरठ में मंडल के सभी जिलों को इंजेक्शन की आपूर्ति होगी। जरूरत के हिसाब से मुहैया कराए जाएंगे फंगस के इंजेक्शन। प्राइवेट अस्पतालों के डाटा को देखने के बाद ही होंगे उपलब्ध। लखनऊ से आए आदेशों के बाद दिया गया है फैसला। मंडल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को ये निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ से आए आदेशों के बाद ये फैसला लिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि ब्लैक फंगस को लेकर ये निर्णय लिया गया है कि जो दवाएं हैं, मंडल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को ये निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर के माध्यम से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन आपको मिलेंगे। प्राइवेट को भी मेडिकल कॉलेज से भी इंजेक्शन मिलेंगे। मेरठ से मंडल के सभी जिलों को इंजेक्शन की आपूर्ति होगी। जरूरत के हिसाब से मुहैया कराए जाएंगे फंगस के इंजेक्शन। प्राइवेट अस्पतालों के डाटा को देखने के बाद ही उपलब्ध होंगे, यानी कि इंजेक्शन दिए जाएंगे। और ये जो फैसला है वो लखनऊ से आए आदेशों के बाद लिया गया है। तो ब्लैक फंगस दवाओं की कमी है, लेकिन सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं कि जो लोग ब्लैक फंगस बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें समुचित इलाज हो, उन्हें उन तक इंजेक्शन पहुंचे। और इसलिए प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल, उन सभी अस्पतालों को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन दिए जाएंगे कमिश्नर के माध्यम से। तो मंडल कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को यह निर्देश दिए गए हैं। डाटा के अनुसार इंजेक्शन दिए जाएंगे। तो कमिश्नर के माध्यम से मिलेंगे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन। प्राइवेट अस्पतालों को भी मेडिकल कॉलेज से मिलेंगे इंजेक्शन। तो जरूरत के हिसाब से मुहैया कराए जाएंगे फंगस के इंजेक्शन। आगे बढ़ते हैं खबर अयोध्या से, जहां पर डीएम अनुज झा और एसएसपी शैलेश पांडे का निरीक्षण। कोविड को लेकर बंदियों की जानी हकीकत, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। बंदी बैरक का भी निरीक्षण किया गया है। एससी के आदेश पर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई। कारागार अधीक्षक और डॉक्टर इसमें सदस्य हैं। तो बंदी बैरक का निरीक्षण किया गया। एक बार आपको फिर से बता दें कि एससी के आदेश पर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है। कारागार अधीक्षक और डॉक्टर भी सदस्य हैं इसमें। डीएम अनुज झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने निरीक्षण किया है। कोविड को लेकर बंदियों की हकीकत जानी और कोविड को लेकर बंदियों की हकीकत जानते हुए यानी निरीक्षण किया गया है। बंदी बैरक का निरीक्षण किया गया है। तो कारागार अधीक्षक और डॉक्टर भी एक हाई लेवल की जो बैठक बनाई, कमेटी जो बनाई गई है उसमें सदस्य हैं। और फिलहाल बंदी बैरक की क्या स्थिति है, उन बैरकों की भी स्थिति का जायजा लेने के लिए डीएम और एसएसपी पहुंचे। कोविड को लेकर बंदियों की हकीकत जानी डीएम और एसएसपी ने। बंदी बैरक का निरीक्षण किया गया है।
तो एससी के आदेश पर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है। कारागार अधीक्षक और डॉक्टर भी सदस्य हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, नोएडा से खबर है जहां पर चौकी इंचार्ज गेझा प्रवीण कुमार पर चला है हंटर। आपको बता दें कि सीपी नोएडा आलोक सिंह ने हंटर चलाया है। चौकी क्षेत्र में लॉकडाउन अवधि में खुली थी दुकानें, आवश्यक सेवाओं के अलावा खोल रखी थी दुकानें। गोपनीय विभाग से जांच कराने में पाई गई संलिप्तता। सीपी नोएडा के आदेश पर चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। तो सीपी नोएडा के आदेश पर चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है जहां पर चौकी इंचार्ज गेझा प्रवीण कुमार पर हंटर चला है। सीपी नोएडा आलोक सिंह ने हंटर चलाया है। दरअसल चौकी क्षेत्र में लॉकडाउन अवधि में दुकानें खुली थी, आवश्यक सेवाओं के अलावा खोल रखी थी दुकानें और गोपनीय विभाग से जांच कराने पर पाई गई चौकी इंचार्ज की संलिप्तता और इस मामले में हंटर चलाया गया है। चलिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।